हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 4। कहानी का टाइटल है स्विमिंग पूल रोमांस। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऊपर का स्विमिंग पूल एरिया बहुत सुंदर था और वे काफ़ी बड़ा भी था। साइड में कुछ छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। चाहत जब अभिमन्यु की बॉडी को देखती है तो वो दौड़कर उसके गले लग जाती है। कितनी बेशर्म है ना चाहत जैसे ही उसके गले लगी, अभिमन्यु को एक करंट लगने लगा। वो इस करंट के चक्कर में वो शॉक्ड होकर बिल्कुल जम सा ही गया। इधर चाहत मज़े से अपने गाल को अभिमन्यु के चेस्ट पर रब कर रही थी। अभिमन्यु की तो जैसे हालत ही ख़राब हो रही थी। चाहत को ऐसा फील हुआ जैसे अभिमन्यु की बॉडी गर्म हो रही है। वो झट से उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन वो अलग नहीं हो रही थी। वो अपने हाथों को अभिमन्यु की चेस्ट पर फैला रही थी और उसे फील कर रही थी। वैसे तो कहने को चाहत बच्ची थी, लेकिन उसे ये सब पता नहीं कैसे हो रहा था, पर उसे अच्छा लग रहा था। वो अपनी इस अच्छा लगने वाली फीलिंग्स को ही लेकर अभिमन्यु को टच कर रही थी और वो जैसे जैसे उसकी पूरी बॉडी को टच कर रही थी, वैसे वैसे अभिमन्यु का शरीर और भी ज़्यादा हॉट होता चला जा रहा था। अभिमन्यु की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे बस अब वो उसकी नीड होने लगी थी और वह अपने हाथों को उसके और करीब लेकर आया और उसने चाहत के गाल पर अपने हाथ रख दिए और वह उसे प्यार से देखने लगा और वह उसके करीब आ जाती है। और अब उसे ऐसा लगा कि उसके डेविल इतना हॉट है, क्या उसको बुखार है क्या? वो ये सब फील करने लगी थी। फिर उसने अभिमन्यु के माथे को अपने होठों से छुआ। अभिमन्यु तो बस उसे देखता ही रह गया, क्योंकि इस समय चाहत ने डार्क ब्लू एंड वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु की नज़र घूमते घूमते चाहत के हिलते हुए होठों पर चली गई। उसने अपने सवालिया अंदाज के लिए वो उसको खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो चाहता था कि वो उसे किस करे। उसने अपना सलाइवा को अंदर गटका और वो चाहत को किस करने की गुस्ताखी करने ही वाला था। उसका दिल धड़कते हुए बहुत तेज हो चुका था। उसके होंठ मारने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। अब अभिमन्यु को कंट्रोल नहीं हुआ। उसने अपने एक हाथ से चाहत की कमर को कस के होल्ड किया और अपने करीब ले लिया। फिर दूसरे हाथ से चाहत के चेहरे को पकड़ लिया और उसके होठों के करीब बढ़ गया। चाहत की आंखें तो जैसे बड़ी बड़ी हो गई थी। अभिमन्यु ने अब उसके होठों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस करने लगा। वो पैशनेटली किस कर रहा था। चाहत अब स्टैचू की तरह खड़ी थी। उसे तो अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु को ये क्या हो रहा है, लेकिन चाहत को ये बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो उसकी किस में खो रही थी और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। चाहत उसकी किस को महसूस कर रही थी, अभिमन्यु को, और कभी कभी वो अपनी आंखों को खोलकर अभिमन्यु को ही देख रही थी, क्योंकि उसने अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद की हुई थी और वो उसे पूरी शिद्दत के साथ ही किस किए जा रहा था। चाहत को जब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी तो अभिमन्यु के वो कंधे पर कस के मारने लगी। अभिमन्यु को अब इसका एहसास हुआ। वो उससे दूर हो गया और अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ लेता है। चाहत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी और ज़ोर ज़ोर से सांसें चलते हुए उन्हें कंट्रोल कर रही थी। उसने अपने होठों का पाउट बना लिया और कहा, डेविल, आप कितने वैसे हो। आपने मेरे लिप्स पर फिर से बाइट किया, मुझे दर्द हो रहा है। तो अभिमन्यु ने हल्की शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो मैं किस कर रहा था, क्यों, ज़्यादा दर्द हुआ क्या? चाहत को कोई ऐसे किस करता तो उसे काफ़ी अजीब लगता, लेकिन अभिमन्यु वो करता है इसलिए उसे अच्छा लगता है। अच्छा, तो तुम्हें ये अच्छा लगा? चाहत अपने पंजों के बल खड़ी हुई और अभिमन्यु के गाल पर एक बेबी किस कर देती है। अभिमन्यु को हल्की सी हंसी आ गई। चाहत बस अभिमन्यु के उस हंसते हुए चेहरे को देख रही थी, क्योंकि अभिमन्यु इस वक्त और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके ऊपर उसके भीगे हुए बाल जो उसकी आंखों में आ रहे थे उसे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग बना रहे थे। तभी नीचे से शेरा की आवाज़ आती है, अभिमन्यु बाबा और चाहत बिटिया, आप नीचे आ जाओ, खाना खाना है। तभी दोनों होश में आते हैं। अभिमन्यु तो हैरानी से अपने वो हंसते हुए देख रहा था।
क्योंकि बहुत साल हो गए थे उसने काफ़ी समय से मुस्कुराया नहीं था और वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था। तभी चाहत उसे खींचते हुए बोलती है, चलिए डेविल, मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए ना। तो अभिमन्यु ने बाथरोब पहना और उसके हाथ को नीचे लेके चला गया। नीचे जाकर अभिमन्यु अपने रूम में गया और अपने कपड़ों को पहनकर डाइनिंग एरिया में बैठ गया। एक आग से लपटे धधकते महल में, जिसके चारों तरफ आग होने के बावजूद वो महल जल नहीं रहा था। उसके अंदर एक शैतान अपनी जलती निगाहों से सामने देख रहा था। वो गुस्से में नहीं था, बस उसके चारों तरफ अंगारे ही जल रहे थे। उसने अपने सामने खड़े शैतान से एक इशारा किया। उस शैतान ने बोलना स्टार्ट किया, द डेविल किंग यंग मास्टर के घर पर एक इंसानी लड़की को देख गया है। और तभी वो हेल किंग कहता है, ये बोल क्या रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हो सकता और मैं उसे बर्बाद नहीं करने दे सकता। मैंने इतने सालों से उसके दिमाग में इंसानों के लिए जहर घोल दिया है और अपने मकसद के लिए एक इंसान का उसके साथ होना मुझे अपनी मंजिल से पहुंचने तक रोक सकता है, मुझे अपनी शैतानी ताकत को बढ़ाने से रोक सकता है। जितना जल्दी हो सके उस इंसान को दूर करो अभिमन्यु से, और हमें भी अपना काम जल्द से जल्द करना होगा। अगर अभिमन्यु हमारे सामने आएगा और उसे भनक भी लग गई तो उसके सामने सारे हेल के शैतान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी ताकत कहीं ज़्यादा है, वो हम लोग मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जाओ जाओ और अपना काम करो। वहीं शेखावत पैलेस में वानी जी बैठकर रो रही थी और उन्हें चाहत की बहुत फिक्र हो रही थी। नेहा उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी वानी जी, नेहा कैसी होगी हमारी बिटिया? हमें तो उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल रही है। वो ये बोलकर रोने लगी। नेहा, मम्मी आप चिंता मत कीजिए, चाहत बिल्कुल ठीक होगी। हमें पापा और कर्ण पर पूरा भरोसा है, उन्होंने कहा है तो सब ठीक ही होगा। वानी जी भी चुप हो गई तो वो नेहा से पूछती हैं, बेटा कर्ण तैयार हो गया क्या? नेहा, जी मम्मी तैयार हो चुके हैं, अभी कुछ टाइम बाद ही निकलेंगे। वानी जी नेहा की बात पर हाँ में सर हिला देती हैं। वहीं अभिमन्यु के घर पर चाहत चेयर पर आलती पलाती मार के बैठ के नाश्ता कर रही थी। अभिमन्यु खाते खाते उसे ही घूर रहा था क्योंकि चाहत काफ़ी अजीब ढंग से खा रही थी। वैसे तो चाहत के टेबल मैनर्स काफ़ी अच्छे थे, पर वो बस अपने मूड के हिसाब पे ही डिपेंड करते थे। अगर उसके सामने कोई नया हो जिसे वो नहीं जानती तो उसे खाना खाना काफ़ी अच्छे से आता था और फिर वो काफ़ी अच्छे से खाना खाती थी। तभी वो चुपचाप भी खाती थी, वरना उसकी महिमा वो ही जाने। कल अभिमन्यु के डर के मारे वो उसे चुपचाप बैठ के खा रही थी। उसके हिसाब से तो अभिमन्यु के साथ बहुत अच्छी बन रही थी तो वो कुछ भी कर सकती थी। अभिमन्यु से घूरते हुए पूछता है, तुम अच्छे से बैठकर नहीं खा सकती क्या? ये कैसे बैठी हो? अभिमन्यु की बात सुनकर चाहत अपने दांत दिखाते हुए कहती है, मुझे ऐसी ऊबड़ खाबड़ औबड़ बाबड़ सब बैठना बहुत पसंद है। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर अजीब सा मुंह बना लेता है। वो उसे वैसे ही घूरते हुए पूछता है, ये ऊबड़ खाबड़ बूबड़ बाबड़ क्या होता है? अभिमन्यु की इस बात पर चाहत अपने लेफ्ट हैंड से अपने सिर पर मारते हुए और हंसते हुए कहती, अरे डेविल, वो ऊबड़ ऊबड़ खाबड़ खाबड़ नहीं, वो ऊबड़ खाबड़ औधड़ बौधड़ होता है। अभिमन्यु उससे अपनी नज़रें हटाकर कहता है, कुछ भी हो, चुपचाप खाना खाओ अपना। अभिमन्यु की इस हरकत पे पता नहीं चाहत को क्या होता है। वे अपना चेहरा अभिमन्यु की ओर झुकाकर कहती है, ओ डेविल, आप बहुत स्वीट हो। शेरा जो पानी पी रहा था, चाहत की बात सुनकर उसके मुंह से सारा पानी निकल गया और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। अभिमन्यु ने तो खाते खाते ही अपना हाथ रोक लिया था। चाहत वैसे ही पूछ रही थी, ऐसा आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? शेरा खुद को नॉर्मल करके हुए हाँ में इशारा करता है। अभिमन्यु एक बार चाहत की तरफ देखता है और एक बार शेरा को देखता है। वो चाहत से पूछता है, ये ऐसा क्या है? अभिमन्यु, उनका नाम कितना बोरिंग है तो मैंने उन्हें
एसआर बुलाती हूँ। ये बोल वो प्यार से मुस्कुरा देती है। अभिमन्यु कुछ पल तक चाहत के चेहरे को देखता है और पर कुछ कहता नहीं। सब अपना नाश्ता खत्म करते हैं। चाहत हैंड वॉश करके हॉल में चली जाती है और टीवी देखने लगती है। वो सोफे पर आलती पलाती मार कर बैठी हुई थी और कार्टून्स देख रही थी, वो भी टॉम एंड जेरी। अभिमन्यु खड़े होकर उसे देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, सिली गर्ल। ये बोलकर वो ऊपर अपने कमरे में चले जाता है। शेरा के हाथ से तो प्लेट गिरते गिरते बची। वो टेबल के पास सारा सामान साफ कर रहा था। उसने जब अभिमन्यु को हंसते हुए देखा तो वो तो जैसे सदमे में ही चला गया। उनकी आंखें थोड़ी लंबी हो चुकी थी। उन्होंने अपने मन में कहा, शायद मैं सही सोच रहा हूँ। सच में ये चाहत ही है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। ये पहले जैसे बन जाएंगे। चाहत सबसे बेखबर बस अपनी चूहा बिल्ली को ही एंजॉय कर रही थी। कर्ण और समय और वहीं पे अभय जी गेस्ट को वहीं पे जेट पर अपने बैठ गए थे और उनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी घबराहट भी थी। अभिमन्यु अपने रूम में आकर बेड पे पीठ के बल लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने चाहत का मासूम और मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। उसने अपनी आंखें खोल दी और थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, ये लड़की मुझे पागल बना देगी। हर बार मेरे दिमाग में मंडराती रहती है। सच में मैं पागल हो रहा हूँ इस लड़की की वजह से। अभिमन्यु ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं। तभी उसका फ़ोन जो बेड पे साइड पे था वो वाइब्रेट होने लगा। अभिमन्यु ने कॉल रिसीव किया। सामने से एक आवाज़ आई, यंग मास्टर, वो हमें मिल गया है। अभिमन्यु ने एक खतरनाक स्माइल की और उसकी अच्छे से खातिरदारी करो, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों को साइड किया और बहुत टाइटली उन्हें पास लाने लगा। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। तभी उसके बैक साइड पे एक बड़ा सा पंख निकल आया जो हल्का हल्का सा फड़फड़ा रहा था। उसने फिर से आंखें बंद की और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गया और वो आसमान में अभिमन्यु के पूरे डार्क नीले पंख देखने लगे। वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे और साथ ही डरावने भी। वहीं एक खाली जगह पे चारों तरफ बस पानी ही पानी था। उस पानी के बीचों बीच एक गोल आकार का चक्र बना हुआ था जिसके ऊपर एक औरत जो कम से कम 50 से 70 की उम्र की होगी, उसने अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। तभी उसने जल्दी से आंखें खोली और औरत, ये कैसे हो सकता है? किसी शैतान के पास कैसे जा सकती है? उसे अभी अपने बारे में अच्छे से नहीं पता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे देखना होगा वो कौन है। ये बोलकर उस औरत ने अपने हाथ को पानी में रखा और सहलाने लगी। उस पानी में बस एक लड़की का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। वो औरत ने अब हैरानी से कहा, हम उसे देख क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारा पूरा हक है उसके बारे में जानने का। ऐसे तो तभी हो सकता है जब वो इतना ही बोली कि उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और फिर दोनों हाथों को आगे करके तरफ बोलती है, तू जो सोचती थी वही हो रहा है, पर मैंने तुझे कहा था कि इतना आसान नहीं है जो तूने सोचा था। बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन वही होगा जो उनकी तकदीर में लिखा होगा। इधर अभिमन्यु ने खंडर में जैसे ही जाने लगा, बहुत दूर जाकर वो एक जगह पर रुक गया। इसके सामने एक घर जितना बड़ा सा पत्थर था और चारों तरफ बस सुनसान बियावान सड़कें थी। अभिमन्यु के अपनी आंखें बंद की और फिर अपने हाथों को कुछ करने लगा। तभी वहाँ पे बहुत ज़ोर से धड़धड़ाहट की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर गिर रहा हो। फिर सब कुछ शांत हो गया और उस बड़े से घर जितने बड़े पत्थर पे एक दरवाज़ा बन गया और वो खुल भी गया। वो बस एक स्लाइड पत्थर था जो दरवाजे की तरह काम कर रहा था। अभिमन्यु उसके अंदर आकर साइड पे पड़े एक पत्थर को आगे ढकेल देता है, जिससे फिर से वही आवाज़ आई और पत्थर का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। अंदर पूरी जगह पे अंधेरा पसरा हुआ था, पर जैसे ही अभिमन्यु ने अपने एक एक पाँव बढ़ाने
आगे किए और साइड में रखी सारी मशालें जल गई। ऐसे ही आगे होते होते उसके अगल बगल सारी मशालें जल गई और रोशनी आ गई। अभिमन्यु जब अंदर आया उसने देखा सामने एक आदमी जिसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। वो अपनी पीठ के बल एक जगह पर बंधा हुआ था। वो जगह बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी। आसपास बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने सिर पर और पैरों तक काले कपड़े पहन रखे हुए थे। अभिमन्यु को देखते हुए उन लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया और दोनों हाथों की मुट्ठियां करके एक दूसरे से मिलकर आगे की ओर चले आए और अभिमन्यु की तरफ बढ़ने लगे। वो बंदा जो बंधा हुआ था वो बेरहम से वो अपनी रहमत की भीख मांग रहा था, लेकिन नहीं, अभिमन्यु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही किसी और को। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उन लोगों के लिए आम बात हो। अभिमन्यु ने एक इशारा किया तो एक काले कपड़े ने चाबुक निकाल लिया और ज़ोर ज़ोर से उसे मारने लगा। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं सच कह रहा हूँ। अभिमन्यु ने उसकी बात सुन गुस्से से कहा, अपनी काली ज़ुबान बंद रख, तूने गलती की है, बहुत बड़ी गलती, और अभिमन्यु की दुनिया में यह किसी भी गलती के लिए कोई भी माफ़ी नहीं होती, तो वो सज़ा तो तुझे दर्दनाक मिलेगी। इतना बोलकर उसने फिर कुछ इशारा किया और एक काले कपड़े पहने हुए आदमी ने बहुत सारा नमक लिया और उसके शरीर पर डाल दिया। उस आदमी की आवाज़ बहुत ज़ोरों से आ रही थी। अभिमन्यु इतने में ही नहीं रुका, उसने इशारा किया और उसके लोगों ने उसके काम करने लगे। नमक डाल लेने के बाद अभिमन्यु बोलता है, तुम लोग सब ने सब कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है, पर मैं अपने दुश्मनों को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ता ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना कर सकें। वो बोलते वक्त अभिमन्यु बहुत ही डरावना और अजीब लग रहा था। उस आदमी के ऊपर एक बोतल रखी गई थी। वो बोतल उस आदमी के ऊपर घूम रही थी और हर जगह उसमें से कुछ छेद थे जिसमें से कुछ बोतल पर रखा गया लिक्विड उस आदमी के शरीर के ऊपर गिर रहा था। उसकी बूंद पड़ते ही उस आदमी की ज़ोरदार चीखें निकल रही थी। उसने अभिमन्यु के सामने रहमत की भीख मांगते हुए कहा, मुझे मारना है तो मार दो, पर मुझे इतना मत टॉर्चर करो। अभिमन्यु ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, इतनी जल्दी तो तू मर भी नहीं सकता, तुझे तेरा जिस्म इतनी इजाज़त नहीं देगा कि तू ऐसे ही रहे। ये खेल तुम लोगों ने शुरू किया है और अब मैं ख़त्म करूँगा। बस तू पहले मेरे पास आना चाहता था तो उससे तेरी गलती थी। इतना बोल वो वहाँ से चला गया। एक सुंदर सा झरना जिसके चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, वो एक सुकूनदायक जगह थी। उसमें ही एक पत्थर के ऊपर अभिमन्यु अपनी आंखें बंद किए हुए ही लेटा था। अभिमन्यु की जगह मैं बार बार आदित्य बोल देती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा हो जा रहा है कि कहानी में मैं कभी कभी कैरेक्टर का नाम भूल जा रही हूँ, तो क्योंकि ये स्टोरी अभी नई है ना, तो हो सकता है, मुझे अभी इसकी इतनी आदत नहीं पड़ी है। एटलीस्ट मैं ये स्टोरी रोज़ लिखती हूँ और रोज़ आपके सामने लेकर आती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है सारे कैरेक्टर्स को भी बोलने में, तो उसके लिए सॉरी। और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो, और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब प्लीज़ करें चैनल को, है ना। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।